हेलो मित्रों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में इंडिया एजुकेशन पाठशाला। मित्रों, मैं बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस श्रृंखला आपको दे रहा हूं। फिर पुनः आपका प्रैक्टिस श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप वर्ग 3 की और शीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए अब अपना समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस श्रृंखला। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर बनाया गया है? तो चारों ऑप्शनों में देखना है कि उपसर्ग का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन बनाया गया है। स्वतंत्रता, सामाजिक, निराकरण या आवश्यकता। सबसे पहले बात करें हम उपसर्ग की, तो उपसर्ग वह होता है जिसमें सामने का वर्ड उपसर्ग जुड़ा होता है, सामने, है ना। और प्रत्यय वह होता है जिसमें अंत में प्रत्यय जुड़ा होता है। ठीक है, तो आप जो ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसा ऑप्शन निराकरण है। क्या है? निराकरण। निराकरण में उपसर्ग लगा करके ये शब्द बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है निम्न में से अभिन्न का अर्थ। अभिन्न का अर्थ, अभिन्न का अर्थ बताना है आपको। जो किसी बात को जानता हो, जो किसी बात को ना जानता हो, जो खाया ना जा सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो। चारों ऑप्शन में जो आपका सही ऑप्शन होगा ये होगा दूसरा, जो किसी बात को ना जानता हो, है ना। जो किसी बात को ना जानता हो उसी को बोलते हैं हम अनभिज्ञ। सॉरी, इसके पहले मैंने गलत पढ़ा था, अनभिज्ञ है। ठीक है, अनभिज्ञ कहा जाता है जो किसी बात को ना जानता हो। ठीक है, जल्दबाजी में हो जाता है, उसके लिए खेद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का सही उदाहरण है ना। इसमें वृद्धि संधि को देखना है। क्या है वृद्धि संधि? तो वृद्धि संधि चार ऑप्शन में आपके लिए होगी सदैव। सदैव क्या होगी? आपकी वृद्धि संधि होगी जहाँ पे आई की मात्रा आए, जहाँ पे औ की मात्रा आए, ये मान के चलिए अधिकतर जैसे सदैव है। ठीक है, ये सारे जो ऑप्शन हैं, एक एक है, ये सारे ऑप्शन में क्या है? वृद्धि संधि का उपयोग होगा। अगले क्वेश्चन में आप शब्द देख पा रहे हैं संकीर्ण का विस्तीर्ण। संकीर्ण का विस्तीर्ण दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो शब्द एक दूसरे के क्या हैं? ये समानार्थी शब्द हैं या फिर विलोम है, पर्यायवाची हैं, या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं? तो आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ तो ऑप्शन में सीधे सीधे दिख रहे हैं भाई कि संकीर्ण का विस्तीर्ण मतलब कि ये विलोम शब्द हो गया, है ना। तो इसका जो उत्तर होगा विलोम शब्द होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समास से रिलेटेड लेते हैं हम। माता और पिता में कौन सा समास है आपको बताना है ना। तो मैं चारों ऑप्शनों को समझाऊंगा थोड़ा। देखिए, जो द्विगु समास होता है ना, द्विगु समास में आप जहां नंबरिंग वाले वर्ड आते हैं, नंबर वाला वर्ड आता है सामने, तो ये मान के चलिए वो द्विगु समास है। जैसे पंचतत्व है, चौराहा है, तिगड्डा है, ये सब क्या है? द्विगु समास से रिलेटेड आएंगे, है ना। और तत्पुरुष समास में तो जो कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह लगे रहते हैं, है ना, तो वो उनमें तत्पुरुष समास लगा दिया जाता है। फिर अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद में दो द्वंद्व समास जो होता है, इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है ना। तो माता और पिता, माता और पिता आ गया तो बीच में और लग गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा द्वंद्व समास होगा, है ना। माता और पिता, माता और पिता, भाई और बहन, है ना, ये सब योजक चिन्ह जहाँ बीच में और लगाए जाते हैं तो ये आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मुहावरा लेते हैं हम। आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना निम्न का अर्थ है। अर्थ बताना है अब आपको। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अत्यधिक प्रसन्न अथवा परिश्रम करना, सॉरी प्रश्न नहीं, प्रयत्न है, सॉरी, अत्यधिक प्रयत्न अथवा परिश्रम करना। और तीसरा है लज्जा का अनुभव करना, तीसरा। और उसके बाद चौथा है निर्लज्ज हो जाना। तो जो इसका उत्तर होगा आपका, इसका उत्तर अत्यधिक प्रयत्न अथवा परिश्रम करना, मतलब आकाश पाताल एक कर देना, मतलब इस काम को मुझे कैसे से भी करना है। तो आकाश पाताल एक कर दिया, है ना, खूब प्रयत्न परिश्रम कर रहा है काम करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं अत्यधिक प्रयत्न अथवा परिश्रम करना, आकाश पाताल एक कर देना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से आकलन से क्या तात्पर्य है? आकलन, आकलन से क्या तात्पर्य है? तो बच्चे क्या नहीं जानते इसका पता लगाना,
कैसे सीखते हैं इसका पता लगाना, अंक देना, बच्चों को अनुशासन में रखना। तो जो आकलन से जो तात्पर्य है, आकलन से जो तात्पर्य है बच्चों को अनुशासन में रखना। ठीक है, इसका जो आंसर है बच्चों को अनुशासन में रखना। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी होगी? आप भाषा की कक्षा में हैं तो कौन सी शिक्षण युक्ति है जो सबसे कम प्रभावी होगी? पहला तो पढ़ेंगे हम, उचित गति एवं प्रवाह के लिए साथ पढ़ने पर बल देना। दूसरा, ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। बिल्कुल सही बात है, शुद्ध उच्चारण भी आपको करवाना है। बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना। तो ये तो बहुत ही सही बात है कि रुचि के अनुसार ही काम करना है, ठीक है। उसके बाद में चौथा ऑप्शन देख पा रहे हैं, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। तो ये उपयोगी नहीं है उतना कि दूसरों के हाथ की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाएं, तो ये कम प्रभावी है ना, कम प्रभाव पड़ेगा इससे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर। सबसे पहले तो उच्च प्राथमिक स्तर को समझो भाई। उच्च प्राथमिक स्तर यानी 5वीं, ठीक है, 5वीं क्लास। तो 5वीं क्लास में क्या होगा? उपयोगी सामग्री नहीं होगी। तो उपयोगी नहीं सामग्री में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने कोई प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन को बता चुका था, है ना। तो ये एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। श्यामपट है, फ्लैश कार्ड है, चित्र कथाएं हैं, विषय वस्तु है। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा विषय वस्तु। विषय वस्तु उपयोगी सामग्री नहीं होगी। श्यामपट तो है, फ्लैश कार्ड भी है, चित्र कथाएं भी हैं, ठीक है। विषय वस्तु कोई जरूरी नहीं है, विषय वस्तु प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए। देखिए, निम्न में से अच्छी परीक्षा में क्या आवश्यक नहीं है? बहुत अच्छी परीक्षा है हो रही है तो सबसे पहली चीज़ तो विभेदीकरण, बिल्कुल सही है। विश्वसनीयता होनी चाहिए एग्जाम में, वास्तुनिष्ठता होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अविश्वसनीयता नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है अविश्वसनीयता होना। इसलिए अच्छी परीक्षा आपको कराना है तो ये तीनों गुण उस परीक्षा में होना चाहिए। अब देख पा रहे हैं आप, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है पूछा गया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, तो शिक्षण ऑप्शन को समझते हुए ही उत्तर देना है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, ठीक है। कुछ समय तक चलने वाली अनुपयोगी प्रक्रिया है शिक्षण, बिल्कुल गलत बात है ये तो, है ना। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन पढ़ रहे हैं आप, जीवन पर्यंत चलने वाली है, क्या सही है ये? बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका कि भैया शिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यालय तक सीमित है, गलत। योजनावाचक है प्रक्रिया है, गलत, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा जीवन पर्यंत चलने वाली है शिक्षण प्रक्रिया। आप तो बहुत एज में ज़्यादा हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो भी आप शिक्षण कर रहे हैं। बहुत सारे अपने दोस्त ऐसे हैं, मित्र ऐसे हैं कि जो 40 साल में भी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, है ना। जो कुछ ऐसे हैं मित्र जो 21-22 साल में भी कर रहे हैं, है ना। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षण की प्रक्रिया है, चलती रहेगी। तो ऑप्शन को ऐसे ही विचार करके दिमाग लगा कर ही उत्तर देना है आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की सीरीज में। देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? देखो, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, इन सब में से क्वेश्चन अलग अलग बनाते हुए क्वेश्चन दे देता है। इसलिए मैं भी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से छांट करके ले आया हूँ आपके पास में और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दे। पहले तो निदानात्मक को समझो। निदानात्मक यानी डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट कर रहा है तो वो निदानात्मक परीक्षण है, समझ लो। तो आपका ऐसे ही निदानात्मक परीक्षण शिक्षक भी करता है, बच्चे का कमियों को जानता है। उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण करता है, मतलब कि उसका उपचार करता है, ठीक है। डॉक्टर पहले निदान निकालेगा कि कौन सी बीमारी है, उसके बाद में उसका फिर ट्रीटमेंट देगा कि अगर आपको मलेरिया है तो फिर आपको मोनोसेप देगा, ठीक है। टाइफाइड है तो मोनोसेप देगा। इस टाइप से मतलब पहले उसका निकालेगा, उसके बाद में फिर उसका ट्रीटमेंट देगा। चलिए, तो उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है बताना है आपको। है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो दिए हैं, एक नहीं है। तो अध्यापक अपने दृष्टिकोण के अनुभवों के आधार पर ना अपनाए, पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा, बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये आपके लिए, ठीक है, बहुत सही है। शिक्षक निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हो, बिल्कुल सही। शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, बिल्कुल सही। मतलब इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा अध्यापक अपने दृष्टिकोण के अनुभवों के आधार पर ना अपनाए, ये इसका ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न देख रहे हैं, अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया है। तो अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया है, ये किया है आपके थार्नडाइक महोदय जी ने। किसने किया है? थार्नडाइक महोदय ने किया है। अभ्यास का नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया है। ठीक है, अभ्यास जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे आपको चीज़ें बनने लग जाएंगी। जैसे जैसे आप मेरी प्रैक्टिस सेट को देखने लग जाएंगे और पूरी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, आपको धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। इसलिए मेरी प्रैक्टिस श्रृंखला को आप ज़रूर देखें। और मित्र, मेरे दोस्त, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो तो आपको ही मिलने वाले हैं ना। तो आपको वीडियो पहले प्राप्त करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरी छोटी सी यही फीस है आपके लिए। ठीक है, और दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जल्दी से देख करके काटें ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे छूट जाते हैं आपसे, है ना। तो पूरी प्रैक्टिस सेट देखें तो आपको फ़ायदा भी पूरा मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस बार वर्ग 3 में प्राथमिक शिक्षक बन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? मैंने अभी इसके पहले भी समझाया आपको। निदानात्मक परीक्षण मतलब कि ये समझ लो ब्लड टेस्ट करवाना, डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट करवाना कि इसको कौन सी बीमारी है। बस यही बात है, निदानात्मक परीक्षण शिक्षक करता है अपने बच्चे के लिए कि इसको किस चीज़ के बारे में नहीं बन रहा है, कौन सी कठिनाइयाँ जा रही हैं, वही चीज़ें पहचानना। तो इन चारों ऑप्शन में जो आपका सरल मतलब इसका सही जो ऑप्शन होगा ये होगा लास्ट वाला क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन डी, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना है आपको। ये निदानात्मक परीक्षण में आप करते हैं बच्चों के लिए, है ना। और निदानात्मक परीक्षण यदि हो गया तो उसके बाद में हम फिर उपचारात्मक परीक्षण हम करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने आगे मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, व्याकरण की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? साहित्य, भाषा, संस्कृत बोली। आपको चारों में से ऑप्शन में से उत्तर देना है। तो जो इसका उत्तर होगा बी होगा भाषा। भाषा व्याकरण की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? तो भाषा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप स्क्रीन में, निम्न में से भारत के संदर्भ में भाषा के विविध रूप में शामिल नहीं है। ठीक है, भाषा के विविध रूप में शामिल नहीं है, तो इसका जो उत्तर होगा आपका डी होगा सामाजिक भाषा। सामाजिक भाषा इसका उत्तर होगा, तो इसका उत्तर होगा सामाजिक भाषा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, निम्न में से किसके अनुसार किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? तो इसका जो डायरेक्ट मैं ऑप्शन का उत्तर बता रहा हूँ कि बौद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार क्या है, मतलब किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये बौद्ध दर्शन के अनुसार है। अब बताइए जरा, एक समास से क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्न में से मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? मुख्य दर्शन, आप पहले जैसे संधि विच्छेद करते हैं वैसे आप इस वर्ड को विच्छेद करके देखेंगे कि मुख्य दर्शन मतलब कि मुख का दर्शन, है ना। मुख्य दर्शन यानी मुख का दर्शन। तो यहाँ पे कारक चिन्ह लग रहा है, विभक्ति लग रही है, यानी मान के चलिए ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है ये, इसलिए ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास है। मुख दर्शन यानी मुख का दर्शन। अब यहाँ पे समझना है आपको कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, है ना। 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले ये कारक के जो 8 भेदों में से ही लिया जाता है ना। तो सबसे पहला भेद जो होता है कर्ता ने को छोड़ दिया जाता है ना, कर्ता ने को छोड़ दिया जाता है। सेकंड से लिया जाता है कर्ता ने, कर्म को से लिया जाता है। ठीक है, ये कर्म को से लिया जाता है तो कर्म तत्पुरुष हो जाता है ना। तो कर्म तत्पुरुष से लिया जाता है तो छठवें तक लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 तत्पुरुष आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, निम्न में से व्यष्टि और समष्टि शब्द एक दूसरे के खालिस्तान शब्द हैं। तो ये जो इसका उत्तर होगा ये होगा विलोम। विलोम शब्द हैं, समष्टि का व्यष्टि, बिल्कुल सरल आंसर है। चलिए मुहावरा देखते हैं एक, गर्दन पर छुरी फेरना। गर्दन पर छुरी फेरने का निम्न में से अर्थ है? अत्याचार करना, बढ़कर काम करना, डिंग मारना या आदर प्रकट करना। तो जो इसका उत्तर होगा ये होगा अत्याचार करना, है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है? तो जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वो शब्द है आपका जहरीला। क्या है? जहरीला। अब आपको अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। जो पाठ्यक्रम है ना, जो पाठ्यक्रम, एक तो शिक्षक हो गया, एक छात्र हो गया और एक पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम जो है वो कौन सा चर है आपके लिए?
तो आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है। मध्यस्थ चर है, दीर्घस्थ चर है, या फिर अतिसाध्य चर है, या अनाश्रित चर है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मध्यस्थ। देखो यहाँ पे आ गए, एक मिनट फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आ गए शिक्षक, है ना, शिक्षक, सॉरी, शिक्षक हो गए। उसके बाद में ये हो गए छात्र। तो शिक्षक और छात्र के बीच में जो आएगा वो आएगा पाठ्यक्रम, ठीक है। तो मध्यस्थ चर कौन सा होगा, पाठ्यक्रम होगा। तो देखिए ये जो मेरे YouTube में आपको प्रैक्टिस श्रृंखला मिल रही है ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरे हर वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।